हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। क्या हाल चाल है बच्चों? आप लोग का कमेंट क्यों नहीं आ रहा है? चलिए जी स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास को। और आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग पहले से ही आपको बताए थे कि आज हम आपके लिए शानदार ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर के आने वाले हैं। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का चर्चा करने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। 70 हिंदी मीडियम में भी रहेगा और इंग्लिश मीडियम में भी रहेगा। तो एक बार आप सभी कोई जोर लगा के शेयर कर दो ताकि सारे बच्चे जुड़ जाए। नोटिफिकेशन नहीं आया सर? हाँ, नोटिफिकेशन नहीं आया होगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये क्लास 8 बजे की थी, लेकिन 8:30 बजे तो एक वीडियो पे 2 बार नोटिफिकेशन, उससे ज़्यादा शायद में भी नहीं देता है। कुछ टेक्निकल इशू रहा होगा यूट्यूब का, इस वजह से नोटिफिकेशन नहीं दिया होगा। कोई बात नहीं, आप लोग तो जुड़ गए। हाँ, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ज़्यादा समय ना लगाया जाए। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इंटरमिक्सिंग रहेगा, हर जगह से क्वेश्चन रहेगा, पूरे केमिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा, मतलब फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इंपॉर्टेंट सवाल होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। सबसे पहला सवाल है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना जो होता है वो किसका होता है? पीबी का। किसका होता है बच्चों? पीबी। पीबी, पीबीएस को ही तो कहते हो गैलेना, तो पीबी का ही है ना। गैलेना इज द ओर ऑफ विच मेटल? भैया पीबी। प्लम्बम जिसको कहते हैं, कोलाइड को शुद्ध करने की जो सबसे अच्छी विधि होती है, कोलाइड को शुद्ध करने की विधि जो होती है अपोहन, जिसको आप डायलिसिस कहते हो। क्या कहते हो? डायलिसिस। डायलिसिस मेथड में आप कोलोइडल सॉल्यूशन को प्योर करते हो। इसका मतलब कि जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स अधिकता में मिला हुआ रहता है, वैद्युत अपघट्य जो ज्यादा मात्रा में मिला हुआ रहता है, उसको बैलेंस करना पड़ता है, उसको कम करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर समझ में आ गया होगा आप सभी को। ऑप्शन सी, औषधियां यानी कि मेडिसिन जो होता है वो किस स्टेट में प्रभावी होता है, ज्यादा ही इफेक्टिव होता है, मोस्ट इफेक्टिव हम कह सकते हैं। कोलोइडल स्टेट में जो होती हैं मेडिसिन ज्यादा ही इफेक्टिव होता है, तो कोलाइडी विलेन की अवस्था में। दूध क्या होता है? दूध, दूध क्या है? दूध पायस है। दूध क्या है? पायस है। द्रव का, लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन की जो बात हम करते हैं ना, लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन की जो बात हम करते हैं बच्चों, सर क्लास 10th का पढ़ाई है। 10th का भी पढ़ाऊं? पक्का? आपके भाई बहन पढ़ने वाले हैं 10th के? तो बोलिए, एसएसवी एकेडमी पे कल से स्टार्ट कर दूंगा क्लास। 2-3 बार स्टार्ट किया था, परंतु कुछ एक आवश्यक वो उस चीज़ में भी थोड़ा सा उलझ गए, और मैं सोचा कि तो ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं ना। मिल्क हो गया। अगला क्लास आता है कि द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण को क्या कहते हो? देखो अभी हमने चर्चा किया कि लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है, लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? इमल्शन कहते हैं, यानी कि पायस कहते हैं। अब द्रव, द्रव वाला जो भी द्रव, द्रव का जो सिचुएशन आता है जिसमें डीपी एंड डीएम, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इसको हम समझने के लैंग्वेज में कह सकते हैं कि विलय और विलायक दोनों की जगह पे हमारे पास द्रव होना चाहिए। तब जो हमारे पास एक स्टेट बन के आएगा उसको हम क्या कहते हैं? पायस कहते हैं, यानी कि इमल्शन कहते हैं। समझ में आया? चलिए जी बच्चों आगे चलते हैं। ठोस पदार्थ में किसी द्रव के परिक्षेपण को क्या कहा जाता है? जेल कहते हैं। जब द्रव के अंदर सॉलिड हो, जब लिक्विड के अंदर सॉलिड हो, तो हम उस अवस्था को क्या कहेंगे? जेल कहेंगे। अगला देख लीजिए, इनमें से कौन सा धनावेशित सॉल है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल के बारे में पूछा जा रहा है। चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल है? FeOH का होल थ्राइस। ठीक है बच्चों, अगला देख लीजिए, द्रव स्नेही कोलोइड का एक उदाहरण क्या है? इसमें द्रव स्नेही, द्रव स्नेही कोलोइड के बारे में पूछा जा रहा है। गोल्ड, फेरिक हाइड्रोक्साइड,
जिलेटिन सॉल, सिल्वर क्लोराइड सॉल। हाँ, ये यही सवाल है। अब आपके जवाब जरा मैं एक बार देख लूं। फटाफट से बच्चों, फटाफट से जुड़ जाइए। क्या कह रहा है बच्चा? आज मेरे पास फ़ोन भी नहीं है। सर हम केमिस्ट्री का क्लास कहीं नहीं करते हैं क्या? यहाँ पर पूरे सिलेबस की तैयारी हो जाएगा? हाँ, प्लेलिस्ट में चले जाइए, ज़रूर तैयारी हो जाएगा, ज़रूर तैयारी हो जाएगा आपका। एकदम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पानी वाला बोतल दे दो। चले बच्चे, तो द्रव स्नेही वाला ये क्या हो जाएगा? लायोफिलिक। अच्छा, एक मिनट में आपको बता दूं, लियोफिलिक भी कहा जाता है। लियोफिलिक वर्ड को अगर आप तोड़ते हो तो यहाँ पर लियो प्लस में फिलिक आता है। लियो का मतलब क्या हो जाता है? लिक्विड, और फिलिक का मतलब क्या हो जाता है? लव, स्नेह, लगाव। हम यहाँ पे लव लिख सकते हैं, लविंग भी कह सकते हो। लिक्विड लविंग का मतलब कि जिसको लिक्विड से लगाव हो, जिसको सॉल्वेंट से लगाव हो, जिसको विलायक से लगाव हो। वैसे हमारे पास जिलेटिन का सॉल हो जाता है, जिलेटिन सॉल। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, द्रव विरोधी कोलोइड कौन है? द्रव विरोधी जो होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि इरिवर्सिबल। अब द्रव विरोधी को आप क्या कहते हो? लियोफोबिक कहते हो। क्या कहते हो? लियोफोबिक। और ये क्या होता है? इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, के का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, तो बढ़ेगा, सीधी सीधी बात, विल इंक्रीज। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की होती है? शून्य कोटि का मतलब हो जाता है बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और मैंने आपको बताया है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होता है, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होंगे वो सबके सब जीरो ऑर्डर के होंगे। अब आप देख लीजिए, कहीं पे लाइट वाला दिख रहा है, कहीं पे भी लाइट अगर दिख रहा होगा तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की है? तो भैया एच न्यू यहां पर दिख रहा है ना, सनलाइट की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है। वैसे भी आपको पता है हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके तारों के सार में चले जाते हैं। क्या बन के चले जाते हैं? कपल्स बन, यानी HCl, जोड़ी बन जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्ध आयु के लिए समीकरण क्या होगा? टी हाफ। ऑर्डर का वैल्यू कितना दे दिया है? 1, यानी कि कोटि का मान 1 है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का वैल्यू 0.693 बाई के होता है, जहां के क्या होता है बच्चों? रेट कांस्टेंट, यानी कि वेग स्थिरांक। अब एक सवाल यह है कि भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया को, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु है ये प्रारंभिक सांद्रता पर, इनिशियल कंसंट्रेशन पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें तो है ही नहीं भैया, टी हाफ बराबर 0.0, अच्छा 0.693 ये होगा, 0.693 बाई के। ऑप्शन भी रखिएगा, 0.693 बाई के ये हो जाएगा। आप लोग गलती से सी मत लगाइएगा, सी गलत है। टी हाफ बराबर 0.693 बाई के होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक पूछ दिया। देखो बच्चों, अभी आप लोगों ने पढ़ा था टी हाफ का, अभी आपने क्या पढ़ा था बच्चों? टी हाफ का।
आपने पढ़ा था टी हाफ बराबर 0.693 बाई के। अब यहां से के लिए पूछ रहा है भैया कि वेग नियतांक का यूनिट क्या होगा। के का यूनिट पूछ रहा है, के बराबर क्या हो जाएगा 0.693 बाई टी। अब भैया अगर आप यूनिट निकालने चलते हैं तो यूनिट के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता है। क्या पता है कि भैया यूनिट जो होता है वो हमेशा सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी का होता है, न्यूमेरिक चीजों का नहीं होता है। नंबर का यूनिट नहीं होता है। हाँ, नंबर और यूनिट एक साथ रहेंगे तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कराएंगे। जैसे दुकान पे जाते हैं, चाचा जी 4 किलो चीनी दे दीजिए, तो 4 और किलोग्राम, आपने दो भाग यहां पे देख रहा हो ना, एक नंबर और एक यूनिट। ठीक है, तो ये नंबर यूनिट लेस होता है, ये कोई भौतिक राशि नहीं है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है नहीं। तो भैया इसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। 1/टाइम का मतलब 1/सेकेंड, यानी सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रहा है। रख हौसला मंजर भी आएगा। क्या है, प्यासे के पास समंदर भी चल के आएगा। अरे वाह, बढ़िया बात है जी, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। एक बार शेयर लगा दो आप सभी कोई। नोटिफिकेशन नहीं आ पाया है तो काफी बच्चे, सर प्लीज क्लास 10th वाले को भी पढ़ाइए। चलिए फिर 10th वाले बच्चों को भी पढ़ा देते हैं। एसएसवी एकेडमी पे आप लोग बोल दीजिएगा अपने छोटे भाई बहन को, एसएसवी एकेडमी पे उनका भी प्रैक्टिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं अभी से ही। हाँ जी बच्चों, तो शून्य कोटि के लिए टी हाफ की बात कर रहा है। आपने पढ़ा टी हाफ बराबर a/2 के। a/2 के आपने पढ़ा है भैया। 2 और k की बात करें तो ये कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप इस टाइम पीरियड को और a के विषय में सोचिए तो क्या हम इसको टी हाफ प्रोपोर्शनल टू a जरूर कह सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो ना। इसका मतलब क्या है, मेरा बाल आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, गुस्सा हो गया है मेरे से, और जैसे मैं इसको रखना चाह रहा हूं नहीं हो पा रहा है। सर आप पटना में किस जगह रहते हैं। पटना में रहते हैं प्रभु, हम छोटे मोटे आदमी हैं, बस ऐसे ही गांव इलाका है, इधर ही रह लेते हैं। हमारी कहाँ औकात है जो हम तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं आंसर लिख दिया भाई, ये मत सोचो कि सर क्या ही कर रहे हो आप। टी हाफ समानुपाती ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसको हिंदी में क्या कहोगे, प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता। अगला सवाल आपके सामने, आयन जिसकी विद्युतीय चालकता जलीय विलयन में सबसे अधिक होती है। आप साइज निकालो ना, हलीना का रिबन किसने फाड़ा। जितना बड़ा साइज होगा, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो बस सीधा सीधा देख लो, सीजियम। आगे, निम्न में से सबसे अधिक सक्रिय धातु। आपने पढ़ा होगा क्या, क्रियाशीलता श्रेणी पढ़े हो, रिएक्टिविटी सीरीज तो जरूर आपने पढ़ा होगा। कौन सा सर, एक बार बता दीजिए। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सड़ा पकाता है, अक्यूट हरी जी आएंगे और पीटेंगे। हमने लिख दिया। अब यहाँ ए और पीटेंगे आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। आए, क्यूट हरी जी आएंगे और पीटेंगे। बच्चों यहां पर क्रियाशील धातु की बात किया है। यहां पर हाइड्रोजन से ऊपर आपको धातु मिलेगा। अब एफी कहां है, यहां पे। जेडन कहां है, जेडन ये है। सीयू नीचे है, एनआई तो भैया है ही नहीं। तो कुल मिला के सबसे ऊपर में जेडन आ रहा है ना, तो मोस्ट रिएक्टिव। ऊपर से नीचे आओगे लिस्ट रिएक्टिव, क्रियाशीलता घटती चली जाएगी, और ऊपर जाओगे तो भैया बढ़ती चली जाएगी। तो जेडन हमारा सबसे ज्यादा हो जाएगा। जिंक यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा होने वाला है, जिंक। अगला आ जाइए, निम्न में से कौन सा धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। भैया अब जो आपने यहाँ पे देखा था ना, ये हाइड्रोजन से नीचे वाले एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो अब इसमें कौन है एसिड से जो रिएक्शन नहीं करेगा, एजी जो सबसे नीचे आपको दिख रहा है क्रियाशीलता श्रेणी में,
तो ये भैया नहीं करेंगे, ए जी साहब नहीं करेंगे। ए जी सुन रहे हैं जी? फूल्स गोल्ड किसको कहते हो? फूल्स गोल्ड किसको कहते हो? FeS2 को फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है। FeS2 को, एक्स्ट्रा ज्ञान है रख लीजिएगा। FeS2 को सर कॉलेज में नाम काट दिया, अब मैं क्या बताऊं भाई। हमने कल एक वीडियो भी बनाया था, पता नहीं रातों रात एक ऐसा भूत सवार हो गया है किसी व्यक्ति पे कि मतलब रातों रात ऐसा कर देना है। ईश्वर कृपा करेंगे, माँ सरस्वती कृपा करेंगी। हेमेटाइट का सूत्र Fe2O3, हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। कौन से अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है? फेन प्लवन विधि द्वारा यानी कि फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड के माध्यम से हम लोग सल्फाइड ओर्स को ही कंसंट्रेट कर सकते हैं। सांद्रण करना होगा तो हमें सल्फाइड अयस्क ही चुनना पड़ेगा फेन प्लवन विधि से। सर सांद्रण क्या होता है? यहां पर इसके लिए जो टर्म सांद्रण है उसका मतलब ये होता है, क्या होता है कि अयस्क से अशुद्धि को दूर करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सांद्रण कहते हैं। अयस्क से अशुद्धि को दूर करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सांद्रण कहते हैं बच्चों। तो ये सल्फाइड अयस्क हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है बच्चों। यहां पे होना चाहिए न्यूट्रल, न्यूट्रल होगा, ठीक है ना, न्यूट्रल वर्ड। PCl3 जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अगर आप देखते हो PCl3 प्लस में H2O देते हो तो पता ये क्या बनाता है? H3PO3 फास्फोरस एसिड और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। तो भैया जो हमारे पास प्रोडक्ट मिला वो H3PO3 मिला, यानी कि फास्फोरस अम्ल मिला। फास्फोरिक मत कहिएगा, फास्फोरिक किसको बोलते हैं? H3PO4 को कहते हैं, परंतु यहां पर H3PO3 है यानी कि फास्फोरस एसिड है। निम्न में से कौन त्रिक्षारक ये है? जब भी आप स्ट्रक्चर बनाइएगा, स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको पता चलेगा नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना है। नंबर ऑफ OH ग्रुप से आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो H3PO4 जो आपके सामने है, आप देख लीजिए, P OH 3 चाहिए, सीधा सीधा H 3 चाहिए, 1 2 3, P 1 O 4, 3 और 1 4, H3PO4 यानी कि नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना हो गया? इसमें 3 हो गया, बेसिसिटी 3, सीधा सीधा है। P4 चतुष्फलकीय अणु में क्या होता है? P4 का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो बच्चों, यानी कि फास्फोरस है ये, तो आपने जरूर पढ़ा होगा 1 2 3 4। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके संयोजी कक्षा में, जो इस तरीके से ये आपस में जुड़े रहते हैं। आपने जरूर देखा होगा ये चीज, और ये यहां पे जुड़े रहते हैं। आप ये पढ़े हो कि एक फास्फोरस जो है अन्य 3 फास्फोरस से जुड़ रहा है। आपने यही पढ़ा कि एक फास्फोरस इस फास्फोरस से जुड़ा, इससे जुड़ा और इससे जुड़ा। ये फास्फोरस इससे जुड़ा, इससे जुड़ा और इससे जुड़ा, और ये जो फास्फोरस है ये भी इससे जुड़ा, इससे जुड़ा और इससे जुड़ा। यानी कुल मिला के हम कहेंगे कि प्रत्येक P परमाणु 3 P से जुड़ा होता है। यहां पर देखिए, each P atom is attached to 3 P, बस। यानी कि प्रत्येक, हाँ ये वाला, प्रत्येक P परमाणु 3 P से जुड़ा हुआ है, इससे इससे इससे। समझ पा रहे हो सभी को? यस और नो? यस और नो? फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से। जिन बच्चों के नाम कट गए हैं मैं काफी दुखित हूं इस बात से। अमोनिया को शुष्क किया जा सकता है किससे? कैल्शियम ऑक्साइड से। अमोनिया को अगर ड्राई करना हो तो आप कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड से वो ड्राई हो जाएगा। H2O अणु में ऑक्सीजन परमाणु पर किस ढंग का संकरण होता है? यानी कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2O मॉलिक्यूल्स। सवाल ये पूछ रहा है, यानी आपके पास H2O है, अब आपको पता है कि H2O का ये स्ट्रक्चर हो गया। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं। 6 में से एक एक यहां पर बॉन्ड बना लिया है, तो लोन पेयर बच गया 2। एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये, तो 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, 4।
4 के लिए sp3, sp3 हमारा आंसर हो जाएगा। ओलियम को प्रायः किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो ओलियम का मतलब आपको पता होगा ना, H2S2O7, H2S2O7। अब कई बार इसके लिए आपको सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था पूछ देगा, कई बार H2S2O8 में सल्फर पूछ देगा, तो बच्चे निकाल के लगा देते हैं +7। हालांकि इसको कैलकुलेट करोगे तो 7 आएगा, लेकिन 7 नहीं होगा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि बच्चों सल्फर की अधिकतम जो ऑक्सीकरण अवस्था ये तो 6 तक ही जा सकता है ना, इसलिए 6 होगा, ध्यान रखना 6 यहां पे। और इसमें अगर पूछे तो लगा दीजिएगा जो भी कैलकुलेशन आएगा। लीजिए, नाम लेते शैतान हाजिर, H2S2O8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था 6, अभी आपने निकाला भी। संपर्क विधि द्वारा H2SO4 जब आप बनाते हो, कांटेक्ट विधि से, कांटेक्ट प्रोसेस से जब भी आप H2SO4 बनाते हैं, तो उस समय जो कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, जो उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, वह उत्प्रेरक होता है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यानी कि V2O5, जो कि SO2 प्लस O2 मिल करके SO3 बनाता है। तो यहां पे हम V2O5 का ही इस्तेमाल करते हैं। S8 और है S2F2, इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है भैया। जब कोई भी पदार्थ अपनी प्राकृतिक अवस्था में हो, अपनी मूल अवस्था में हो, तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा शून्य होता है, 0 होता है हमेशा। सोडियम जो है, सोडियम धातु के रूप में पाया जाता है। सिर्फ सोडियम का पूछा जाए तो आप शून्य बताइए, लेकिन अगर यही पूछा जाए कि NaCl में Na का कितना होगा, तब जाके +1 हो जाएगा। अब Cl2 की बात करें तो क्लोरीन गैस अपनी मूल अवस्था में है, सिर्फ Cl2 का पूछा जाए तो शून्य होगा, लेकिन वही अगर पूछा जाए कि NaCl के अंदर Cl का कितना होगा, तो -1 होगा। तो बच्चों S8 जो है प्रकृति में, नेचर के अंदर सल्फर जो है S8 के फॉर्म में ही पाया जाता है। फास्फोरस जो है वो नेचर के अंदर P4 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। इसलिए P4 का अगर कोई पूछे तो शून्य बताइएगा, S8 का भी कोई पूछे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो शून्य होगा। हाँ, इसका हम निकाल सकते हैं। सल्फर का पूछ रहा है, नहीं पता, एक मान लिए कोना में दो गुना में दो, प्लस F का -1 × 2 बराबर में टोटल, इस पे चार्ज कुछ भी नहीं है तो 0 है। 2x - 2 बराबर में 0 हो जाएगा, 2x - 2 को उधर भेजिएगा +2 हो जाएगा, x बराबर +2 बटा में 2 कटा कुटा के कैंसिल, खत्म, +1, यानी कि 0 और +1 आंसर हो जाएगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, कई बच्चे 0 और -1 भी लगा के चले आएंगे और घर आकर के अपना आंसर मिलाते हैं कि सही होगा आंसर। ऐसा नहीं, 0 और +1 होगा। देखो अभी मैं इधर क्लास में हूं, तो जो बच्चे हिंदी की क्लास के लिए परेशान है, परेशान मत होइए, हिंदी भी हम पढ़ा देंगे। ऐसा मत सोचिए कि मतलब छोड़ के भाग जाएगा आदमी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इधर वाली क्लास को आधा छोड़ के जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। अब चूंकि लगातार आज क्लासेस चल रही थी, लगातार चलती जा रही थी, तो थोड़ा समय का अभाव हो गया है आज। तत्वों में सबसे प्रबल, सबसे स्ट्रॉन्ग ऋण विद्युत तत्व कौन सा है? 1 सेकंड रुक जाइएगा बच्चों। तत्वों में सबसे प्रबल ऋण विद्युत तत्व कौन सा है? मैं सोच रहा हूं कि आज 35 ही करा के छोड़ दो। वैसे तो आपको पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होगा। क्या होगा? फ्लोरीन। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा होगा? सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसका होता है बच्चों? क्लोरीन का। ये हम लोग पढ़े भी हैं। Cl2 गैस प्राप्त होती है जब HCl से क्रिया होती है। किसकी? जब आप पोटेशियम परमैंगनेट को क्रिया कराते हो ना HCl से, तो मेजरली आपको मुख्य रूप से जो गैस मिलता है वो Cl2 मिलता है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, 1 सेकंड।
चलो बच्चों, तो आज की जो क्लासेस थी ऐप पे 9 बजे वाली, वो कल के लिए कर दी गई है। आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है, आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा। अब इसको आज पूरा कर ही लेते हैं, 70 क्वेश्चन आज कंप्लीट ही कर लेते हैं। ClF3 की जो संरचना है, इसमें क्लोरीन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, लोन पेयर की संख्या कितनी होगी, ठीक है। क्या है स्ट्रक्चर, ClF3, Cl है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ClF3, यानी कि हमारा Cl हो जाएगा केंद्रीय, F 3 हो जाएगा, 5 में से 3 नहीं, 7 में से 3 लग गया तो और 4 बचे होंगे, यानी कि 1 और 1 2 लोन पेयर हो जाएगा। कितना लोन पेयर हो गया, 2 लोन पेयर बचेगा, 2। वायुयान के टायर में हीलियम के भरे जाने का कारण क्या है। वायुयान समझते हो ना, एयरप्लेन जो होता है या एरोप्लेन जिसको हम लोग कहते हैं, एरोप्लेन के अंदर जो मतलब एरोप्लेन में जो टायर लगाता है, टायर के अंदर कौन सा गैस भरा जाता है, हीलियम। अब हीलियम क्यों भरा जाता है, क्योंकि ये हवा से भी हल्का होता है, इसका घनत्व तो वायु से भी कम होता है, ये हवा से भी बहुत हल्का है। और प्लस में जो मुख्य बात है, मुख्य तो दोनों कारण है कि हल्का भी होता है और अज्वलनशील होता है, जलता नहीं है, कभी भी इसके जलने की संभावना नहीं आएगी। तो यह हवा से हल्का भी होता है और अज्वलनशील भी है। इट इज मच लाइटर देन एयर एंड इनफ्लेमेबल। समझ गए सभी कोई, समझ रहे हो ना। नहीं, अब जब ऐप वाली क्लास कल के लिए हो गई, कल संडे है, तो हम संडे को कल क्लास लेंगे आपका, संडे कल हम पढ़ाएंगे आपको। लेकिन जब हम उधर कल के लिए क्लास कर दिए, तो आज इसको 70 कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। देखते हैं, आप लोग बस अंत तक जुड़े रहो। थक गए इतना में ही, हाँ, मतलब हम मूड बना रहे हैं कि 70 करा दे और आप लोग कह रहे हो कि नहीं ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, 35 ही छोड़ दीजिए सर, ऐसे कैसे चलेगा। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैसेस कौन है, वायुमंडल में सबसे अधिक सर्वाधिक जो पाई जाती है वो आर्गन। क्या है, आर्गन। और ये अक्रिय गैस है, इनर्ट। चमकीले वैद्युत विज्ञापन, अरे नियॉन लाइट के बारे में तो आज आप सब कुछ जान गए हो, देख रहे हो कई सारे लोगोस बनाए जा रहे हैं, जैसे कर्सिव राइटिंग में जो लिखा जा रहा है, तो नियॉन लाइट उसको बोलते हैं, वही सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कोहरे को भेदने वाले लैंप में कौन सा गैस प्रयुक्त हो रहा है, कोहरे को भेदने वाले लैंप में। 70 हो जाए सर, क्लास लगा ही है अभी। अरे नहीं, क्लास नहीं लगा होगा, एक सेकंड। नहीं है, कल के लिए हो चुका है बच्चों, कल ही हम लोग जुड़ पाएंगे। हाँ, तो कोहरे को भेदने वाला जो गैस होता है, आपको पता ही है, भेदने वाला गैस नियॉन हो जाएगा। क्या होता है, नियॉन। ये सब तो वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अधिकतम संख्या में यौगिक बनाने वाली उत्कृष्ट गैस, हालांकि इसीलिए तो यही एक कारण है कि अक्रिय गैस को उत्कृष्ट कहा गया, क्योंकि कुछ ऐसे भी इसमें अणु है जो मतलब हम अणु इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गैसीय है, जो कि यौगिक बनाते हैं। अब जेनॉन का ऑक्साइड भी बनता है, जेनॉन का फ्लोराइड भी बनता है, जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड भी बनता है। इसलिए जो सबसे अधिक संख्या में यौगिक बनाता है वो कौन सा तत्व है भैया, कौन सा उत्कृष्ट गैस है, जेनॉन है, जेनॉन कहेंगे हम। क्या कहेंगे, जेनॉन। XeO3 की जो आकृति है ये कैसी है भैया, अब जेनॉन की बात कर रहे हो, 8 है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे लोन पेयर हो जाएगा, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, काम खत्म। इसको पिरामिडल स्ट्रक्चर कहेंगे, पिरामिडल, ये है पिरामिडल स्ट्रक्चर। XeO3 का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, और ये सब वाले क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं ऑलरेडी। ABCD तत्वों के परमाणु संख्या 18 19 20 21 है। देखिए, A है, B है, C है, D है, 18 19 20 21। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व है, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है, ये पूछ रहा है। अब आप सभी से मेरा एक सवाल है कि ट्रांजिशन एलिमेंट किस ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है, आप सभी कोई बताइए। आप जल्दी से कमेंट करिए सभी बच्चे, कोई बिना क्लास खत्म हुए नहीं जाएगा।
इसमें डबल बॉन्ड क्यों दिए? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही बनाता है ना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा अष्टक पूरा करने के लिए, तो अपना अष्टक 6 होता है, 6 2 8 का शेयरिंग कर लिया है ना। आप लोग का जवाब नहीं आ रहा है अभी तक। डी ब्लॉक, 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 बहुत सुंदर, वेरी गुड, एक्सीलेंट, डी ब्लॉक कहोगे। और डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं कहां से स्टार्ट होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व स्टार्ट होते हैं बच्चों परमाणु संख्या 21 से। मैं चाहता हूं एक बार आपको दिखा दूं, दिख रहा होगा ये डी ब्लॉक यहां पे, दिस इज डी ब्लॉक, और ये स्टार्ट हो रहा है कहां से? 21 यानी कि स्कैंडियम। देखिए डिंका चिक्का डिंका चिक्का डिंका चिक्का डिंका चिक्का ए ए ए ए ए ए ए ए, स्कैंडियम देख लिया आपने? यस, स्कैंडियम से स्टार्ट हो जाएगा। स्कैंडियम बोले तो डी 21 वाला हो जाएगा, जिसका परमाणु संख्या 21 है यहां पे। समझ में आया? ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का। Na2+ आयन का जलीय विलयन में चक्रण चुंबकीय आघूर्ण निकाल लीजिए। मैं आपको बता देता हूं 2+ है, 2+ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएगा इसका, यानी कि n का वैल्यू 2। म्यू निकाल लेना है √n × n+2। सॉल्व कर दीजिएगा आप सभी, कोई सॉल्व कर दोगे? सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। Na2+ में आप जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे ना, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना आएगा? 2, जो n का वैल्यू होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण 2.83 होगा? इसमें 2.84 है ना लगभग, इसका भी आंसर यही होगा, क्योंकि n बराबर 2 पे आंसर वही आएगा। 2.843 कुछ भी जो कह लीजिए, यहां पर भी 2.83 के लिए Na2+ सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लैंथेनाइड है? मैं आपको दिखा दूं कि लैंथेनाइड, आप यहां वैसे तो Ce होगा, सीरियम, देख लीजिए लैंथेनाइड जो F ब्लॉक का तत्व है। F ब्लॉक आपको दिख रहा है यहां पे लिखा हुआ F ब्लॉक। अब ये हो गया आपका लैंथेनाइड, यहां से दिख रहा होगा भाई, मेरा पेन यहां रहो, हाँ, ये हो गया लैंथेनम, ये हो गया सीरियम। तो Ce आपको वहां पे दिख रहा होगा, इसलिए इसका सही जवाब हम क्या लगा देंगे? Ce लगा देंगे। क्या लगा देंगे? Ce लगा देंगे। अगला सवाल कह रहा है, लैंथेनाइड तत्वों की जो मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होती है? क्या हो गया? नहीं दिख रहा है सर? VVI क्वेश्चन, एक सेकंड रुक जाए, मैं जरा ब्राइटनेस थोड़ा सा ये कर लूं। नहीं दिख रहा है, कुछ बच्चों के मैसेज है, नहीं दिख रहा है, एक सेकंड जी। अब तो दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा होगा। चलिए, तो आप लोगों ने देख लिया ये लैंथेनाइड को। सवाल क्या था? लैंथेनाइड तत्वों की कुछ मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो +3 होना चाहिए। +3 +3 +3 +3 अक्सर, ठीक है, +3। अगला सवाल है, कौन सा लैंथेनाइड +2 और +3 दोनों देने वाला है? यूरोपियम। क्या? यूरोपियम। यूरोपियम का संकेत क्या है? EU। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा, क्या है, निम्न में से किस यौगिक का अग्निशामक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? अग्निशामक के रूप में CCl4 का इस्तेमाल करते हो या क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड को? हाँ या ना बताओ सभी, कोई करते हो? ला 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 ला, हाँ करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ला 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 ला। ठीक है, तो अगले सवाल पे आ जाओ। SN2 क्रियाविधि से होने वाले प्रतिस्थापन के प्रति तृतीयक अल्किल हैलाइड किसके कारण कम होता है? SN2 में क्या होता है? 3 डिग्री सबसे खराब देता है, सबसे बेहतर कौन देता है? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री।
तो तृतीयक जो होता है, टर्शियरी जो होता है, वो अक्रिय होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्टेरिक हिंड्रेंस था। स्टेरिक हिंड्रेंस जिसको निरोधक प्रभाव हिंदी में कहा जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ही, क्योंकि इसमें पूरा भीड़ लगा हुआ था, 3 डिग्री है ना, एल्काइल एल्काइल एल्काइल, पूरा भीड़ लगा हुआ था, अटैक करना मुश्किल हो रहा था, उसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि निरोधक प्रभाव। निरोधक प्रभाव, स्टेरिक हिंड्रेंस लिखना ज्यादा बेहतर होगा। हिंड्रेंस, निम्न में से किसका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन केवल SN1 क्रियाविधि से होता है? बेंजील क्लोराइड का। बेंजील क्लोराइड का। एल्किल फ्लोराइड बनाने की सबसे, एल्किल फ्लोराइड RF बनाना है तो आपको पता होगा RX को क्या करते थे, AgF के साथ रिएक्शन करवा दो, RF बन जाता था और इधर AgX निकल जाता था। इस रिएक्शन का नाम क्या था बच्चों? स्वार्ट्ज अभिक्रिया। मुझे लगता है आप लोग थके थके लग रहे हो, आज ज्यादा क्लास कर लिए हो क्या सभी कोई? हाँ, कोर्स कहाँ पीछे है भैया? जेनी क्रिएशन, जेडी क्रिएशन, कोर्स कहीं पीछे नहीं है। कहाँ कोर्स पीछे है? नवंबर तक आपका सारा कोर्स खत्म हो जाने वाला है। बिल्कुल परेशान मत होइए, हमें चिंता है भाई, परेशान बिल्कुल मत होइए। तो स्वार्ट्ज अभिक्रिया से याद रखिएगा सभी को, स्वार्ट्ज अभिक्रिया से आप स्पेशली फ्लोराइड बना सकते हो। क्या बना सकते हो? फ्लोराइड। CX बंधन ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा? अच्छा बच्चों, ये सब देख करके परेशान मत होइएगा क्या क्या लिखा हुआ है। ये मिथाइल ग्रुप है और मिथाइल को हम सीधा सीधा एल्काइल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एल्काइल। और उसके बाद हमारे पास क्या है? RF है, RCl है, RBr है, RI है। कह रहा है बंधन वियोजन ऊर्जा, ठीक है, सबसे छोटा आकार इसका है, यानी कि ये बहुत मजबूती से चिपका होगा, इसको छोड़ाना होगा मुश्किल। क्या होगा? मुश्किल। और इसको तोड़ना होगा आसान। इसको तोड़ना अगर मुश्किल है तो इसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, यानी हार्डवर्क करना पड़ेगा। इसके लिए हार्ड वर्क इसके लिए ज्यादा करना पड़ेगा और इसके लिए बहुत इजी है, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी RF में रिक्वायर्ड होगी। फिर यानी कि हमारा जो ऑर्डर होगा RF, फिर RCl, RBr और RI। अब देख लीजिए कौन है, F के बाद Cl Br I, और ऐसा वाला चिन्ह होना चाहिए, ग्रेटर देन वाला। ऑप्शन बी। आप लोग का जवाब क्या आ रहा है? देखो एगो लिख रहा है बाय बाय जानू, बाय। ख्याल रखिएगा अपना, रात को खाना खा के सोइएगा, डिनर कर लीजिएगा, नहीं तो हमें नींद नहीं आएगी। आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। फिर बाय बाय बोलने वाले बच्चों, जरा पढ़ाई पे भी फोकस कर लो, कैरियर अभी पूरा खाली है कैरियर बनाना पड़ेगा। DDT बनाया जाता है क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन क्लोरल से करवा लीजिए CCl3CHO के साथ, क्लोरल के साथ रिएक्शन करा दीजिएगा, क्लोरोबेंजीन का DDT बन जाएगा। क्लोरल मतलब CCl3CHO, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरल। क्लोरल, ठीक है। अगला सवाल है, ल्यूकस परीक्षण किस प्रकार की यौगिकों की पहचान के लिए किया जाता है? ल्यूकस अभिकर्मक किसको बोलते हो? अनाद्र ZnCl2 प्लस में सांद्र HCl, सांद्र HCl। आगे चले? हाँ हंस लीजिए आप लोग, हंसने के लिए तो था। इसको बोलते हैं ल्यूकस अभिकर्मक और इसका उपयोग हम लोग करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के डिस्टिंग्विश करने में। अल्कोहल यहां पे है ऑप्शन ए, अल्कोहल के डिस्टिंग्विश करने के लिए। अभिकर्मक जिसके साथ एल्डिहाइड तथा कीटोन आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं। देखिए फेलिंग विलेन के साथ सिर्फ एल्डिहाइड करता है, कीटोन नहीं, यानी ये नहीं होगा। सिफ अभिकर्मक के साथ एल्डिहाइड करता है, कीटोन का कुछ भी वैसा टेस्टिंग नहीं दिखेगा। टॉलेंस के साथ
एल्डिहाइड करता है, कीटोन नहीं। लेकिन ग्रिग्नार्ड के साथ दोनों कर लेते हैं। ग्रिग्नार्ड यानी कि RMgX के साथ ये R या H हो जाए, ये एल्डिहाइड अथवा कीटोन दोनों हो गया। अब यहां पर RMgX है, आपको पता है ये बॉन्ड टूटता है, ये इस पे माइनस का चार्ज और ये कार्बोकेटायन प्लस हो जाता है। क्या होने वाला है इसके साथ, ये RRH। कुछ बच्चे परेशान होंगे सर ये क्या क्या लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं, जो होता है वही लिख रहा हूं। डबल से ये सिंगल बॉन्ड होगा और इसके साथ क्या आके लग जाता है R, और MgX C के साथ लग जाएगा। ऐसा कुछ होगा क्या जी, OR हो जाएगा क्या ऐसे, और MgX। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको H2O का मजा चखा देते हैं, तो ये OH बन जाता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है जी सर। तो बस बना लेना है। जल की मोलारिटी कितनी होती है, कुछ दिन पहले ही निकाल के बताए थे, 55.5 मोल प्रति लीटर। कौन है जो अणुसंख्या गुणधर्म है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया, जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता हो, सिर्फ और सिर्फ विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, उसको हम लोग कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी कि इसमें से कौन है, परासरणी दाब, हाँ जी, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बाकी ये सही है। अगला सवाल, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, यानी कि उबलने लगता है पदार्थ, उसको कहते हैं क्वथनांक। जिस टेम्परेचर पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, इसका मतलब उस ताप पे वो द्रव उबल रहा है, उसको कहते हैं क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। शुद्ध जल की मोलारिटी, भैया वैसे आपने पढ़ा H2O का मोलरता कितना होता है शुद्ध जल का भी, तो भैया अब शुद्ध जल में आप आणविक द्रव्यमान शुद्ध लीजिएगा तो 55.5 या 55.6, बात बराबर है, एम हो गया। अर्ध पारगम्य झिल्ली से सिर्फ और सिर्फ यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल क्रॉस कर सकते हैं। ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन क्रॉस दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल जा सकते हैं, केवल विलायक के अणु। निम्नलिखित में से किस लवण के लिए वन हाफ घटक का मान K3FeCN6 के बराबर होगा। अगर आप देखते हैं K3FeCN6 इसमें कितना है, आप अगर निकाल के देखो तो कितना है इसमें I का वैल्यू, और इसके बाद आप इन सब का निकाल लो। तो जैसे अब नीचे से हम निकालना शुरू करते हैं, AlNO3 एल्युमिनियम नाइट्रेट है। अब इसमें आप देखोगे Al पे 3+ का चार्ज और ये 3NO3 पे माइनस का चार्ज, तो 3 और 1 4, यानी कि I का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। I का वैल्यू कितना आ गया इस पे 4, और इसमें भी 3 और 1 4, तो 4 हो जाएगा। इसका भी 4 है और इसका भी 4 है, यही हो जाएगा ऑप्शन डी। काय केंद्रित मतलब कि BCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। द नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड में कितना होता है, 1 + 1 2 हो जाता है। बहुत छोटा सवाल है। फ्रैंकल दोष AgCl में पाया जाता है, AgBr कह लो, उसमें भी पाया जाता है। शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता है, अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है, जो प्योर होता है। फ्लोराइड संरचना की अगर हम बात करते हैं तो CaF2 की बात आ गई। Ca पे +2 का चार्ज होता है और ये 2F का माइनस होता है। नंबर ऑफ एटम 4, नंबर ऑफ एटम 8, समन्वय संख्या इसका 8 और इसका 4। ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर और ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है जी। तो यहां पे क्या पूछ रहा है, Ca+ आयन की समन्वय संख्या, Ca+2 आयन होगा, मतलब ये आपसे पूछना चाह रहा है सिर्फ कि कैल्शियम आयन का, तो कैल्शियम आयन लिखेगा। तो नंबर ऑफ एटम पूछे तो 4 कहिएगा, लेकिन समन्वय संख्या पूछा है इसका तो कितना हो जाएगा, 8। सही जवाब हमारा सी हो जाएगा। सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ जो होता है वो सिलिकॉन होता है। क्या होता है, सिलिकॉन। जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन रिक्ति में उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन गैप के अंदर चला जाता है, इंटरस्टियल साइड्स के अंदर चला जाता है, F सेंटर दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुछ क्रिस्टल रंगीन हो जाते हैं। सभी 14 ब्रेवियस जालक में BCC की संख्या कितनी होगी। देखो 14 टोटल, ब्रेवियस लैटिस कितना होता है 14, इसमें से कह रहा है कितना BCC है, तो 3 होता है।
क्योंकि एक होता है क्यूबिक में, घनाकार में, और एक होता है टेट्रागोनल में, टेट्रागोनल में, और एक बीसीसी का स्ट्रक्चर होता है ऑर्थोरोम्बिक में, ऑर्थोरोम्बिक में। एक तो एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, और एक इसमें, कुल मिला के 3 हो जाता है। तो टोटल बीसीसी में कितना हो जाएगा? 3। 14 ब्रेविस जालक में 3 होगा सिर्फ बीसीसी का। ध्यान रखिएगा, यहां पे गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। घनाकार कितने होते हैं? 3 होते हैं, लेकिन कह रहा है कि घनाकार बीसीसी कितना होगा, टोटल में बीसीसी कितना होगा। तो टोटल के अंदर यानी कि 14 के अंदर बीसीसी 3 होगा। और यह भी पूछे कि 14 ब्रेविस चालक के अंदर घनाकार कितने होंगे, तो घनाकार में भी 3 आता है। सरल इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल, एससी, बीसीसी और एफसी याद रखना है। हाँ, सबसे ज्यादा ऑर्थोरोम्बिक में 4 आता है। जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हो, कुछ ही दिन पढ़ा है वो सवाल, कार्बन मोनोऑक्साइड CO बनेगा। कुछ ही दिन पहले प्रैक्टिस करवाया था, नहीं देखो वीडियो तो देख लेना। किसमें अल्काइलेशन पॉसिबल है? प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन। अमोनिया का मतलब होता है NH3। अब इसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया और इसके बदले एक R लगा दिया, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एमीन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी एमीन। हमने इसमें से 2 हाइड्रोजन को हटा दिया और 2 को हट रहा है तो 1 बचा और 2 R लगा दिया, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एमीन। हम क्या करते हैं कि तीनों हाइड्रोजन को हटा दिया और 3 R लगा दिया, 3 R लगा दिया। अब बताइए अल्काइलेशन किसमें पॉसिबल है? सिर्फ इसमें अभी भी पॉसिबल है, इसमें भी अभी पॉसिबल है क्योंकि एक H अभी और है, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो हम कहेंगे कि प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों में पॉसिबल है, 1 डिग्री में भी 2 डिग्री में भी, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा अभी हाइड्रोजन है हटाने के लिए। पीवीसी का एकलक पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीवाइनिल क्लोराइड कह देते हैं ना, पीवीसी। अब इसका जो मोनोमर आता है, एकलक आता है, वो VC आता है, जो कि यहां पे है CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये है। समझ गए सभी कोई? तो 70 सवाल आपके कंप्लीट हुए, 70 सवाल। चूंकि हम थोड़ा लेट आ गए थे बच्चों, सॉरी, इस वजह से हमारी आज ऐप वाली क्लास जो है वो मैं कल ले लूंगा, कोई बात नहीं है, आप लोग जुड़ जाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आपको क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आप लोग थोड़ा एक्टिव हो जाइए अब, और क्लास ज्वाइन करो तो बेचैन मत हो जाओ कि सर जल्दी खत्म करें। भाई क्यों? राजधानी एक्सप्रेस तो नहीं छूट रही है ना आपकी, या बलमुआ एक्सप्रेस छूट रहा है आपका? नहीं ना? तो आप पढ़ने पे फोकस करो ना, अब तो समय आ गया पढ़ने का ना। अब ये सोच रहे हो कि हम भी कम समय में आपको पूरा कैसे पढ़ा दें। हाँ, मैं ऑलरेडी कोशिश करता हूं कि बहुत कम समय लूं, क्योंकि आपके समय का महत्व मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं ऑलरेडी चाहता हूं कि कम समय में ज्यादा चीजें आपको दे दूं, ताकि आपको बहुत कम समय यहां देना पड़े। क्यों सर? क्योंकि और भी इसके अलावा भी आपको पढ़ना है, सेल्फ स्टडी आपको करना है। अब ये पढ़ के गए हो, फिर तुरंत टेलीग्राम पे नोट्स देंगे, इसी का यही स्लाइड टेलीग्राम पे देंगे, साइंस संग्रह का, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, लिंक है। और फिर आप नोट्स भी बना सकते हो। कई बच्चे नोट्स बनाते हैं, हमसे बताते हैं कि सर जो PDF देते हैं हम लोग नोट बनाते हैं उसका। तो आपके पास इतना काम ऑलरेडी है, तो मैं ऑलरेडी चाहता हूं कि कम समय में आपको ज्यादा चीजें दे पाऊं। तो आप लोग अब से क्लास ज्वाइन करो तो थोड़ा समय लेकर के आओ ना, इसलिए तो हम रात को क्लास लेते हैं कि बहुत सुकून से आप लोग दिल लगा के पढ़िए, तब जाकर के एग्जाम में बेहतर कर पाओगे। सिर्फ एग्जाम में अगर पास होना अगर मकसद है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर मकसद है कि आप नॉलेज भी अच्छा रखो और एग्जाम में अच्छा मार्क्स भी आए, ताकि आगे के लिए कहीं कॉलेज में एडमिशन कराना हो, कहीं जाना हो, तो मार्क्स बाधा ना बने। जब पढ़ ही रहे हैं तो क्यों नहीं कोशिश करें कि अच्छे मार्क्स आए। यह अलग मैटर है कि सिर्फ मार्क्स सब कुछ नहीं होता, पर कोशिश क्यों ना करें। मेरिट की कोशिश हमेशा करनी चाहिए, और अच्छा काम हमेशा समय लेता है, समय मांगता है। थोड़ा बेचैनी कम कर दीजिए और फिर सुकून से आइए, पेन पेपर के साथ आइए। कॉमेडी का वीडियो नहीं है मेरे भैया,
फिल्म शूटिंग तो है नहीं भैया कि आराम से सिर्फ मोबाइल लेके आ जाते हैं। थोड़ा पेन पेपर के साथ आइएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारा आपका बड़ा भाई हूँ, तो ये मैं समझता हूँ कि इतना हक ज़रूर हमें आपने दिया है बोलने का। आपके करियर को लेकर के, आपके पढ़ाई को लेकर इतना डांटने बोलने का अधिकार हमारे पास है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आपने ये हक ज़रूर दिया है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग मेहनत करिए, आप लोग मेहनत करिए, आप ही का मेहनत आपको आगे लेके जाएगा। और खूब मन लगा के पढ़ो। ऑल दी वेरी बेस्ट। पीडीएफ मैं तुरंत शेयर कर देता हूँ। और ठीक है, अब मिलेंगे फिर अगले क्लास में। और आज के लेट के लिए सॉरी, फिर क्षमा चाहता हूँ। बाय बच्चों, लव यू। कमेंट जरूर करिएगा मेरे भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा सेशन। और अभी तो क्वेश्चन एकदम बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, सब्जेक्टिव भी लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी अभी कराना है अभी। तो आप लोग अब जुड़ो और समय लेके आओ पढ़ने। सिर्फ पीडीएफ से मतलब मत रखो इसको, बीच बीच में ऐसे ट्रिक्स दे दिए जाते हैं, बीच बीच में कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, तो वो सब कहाँ से मिलेगा? सिर्फ पीडीएफ से नहीं ना मिलेगा। तो इसे डिस्कस होता है, चीज़ों को समझिएगा। बाय, टेक केयर बच्चों।